भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने आयकर नियम 2026 अधिसूचित किए। इनका उद्देश्य कर अनुपालन बढ़ाना और कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। नए नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनावों और उपचुनावों से पहले इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणीकरण को अनिवार्य किया। अमेरिका ने ईंधन की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए समुद्र में फंसे ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी। ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष जारी। रमजान के पवित्र महीने के समापन का प्रतीक ईद उल फित्र आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। फ्रांस में ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नोजोमी ओकुहारा से, जबकि ईशारानी बरुआ का सामना थाईलैंड की पिचमोन ओपतनीपुत से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आयकर नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। नए नियमों का उद्देश्य अनुपालन को बढ़ाना और नियमों की संख्या कम करके कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि नए नियमों के तहत कंपनियों को शेयर रजिस्टर रखने, आम बैठकें आयोजित करने और लाभांश का भुगतान केवल देश के भीतर ही करना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में आयकर अधिनियम 2025 पर देशव्यापी जागरूकता अभियान प्रारंभ 2026 की शुरुआत की। ये अभियान प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, आउटडोर, डिजिटल और सोशल मीडिया के अंतर्गत चलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर अधिनियम 2025 से त्रुटियां, विवाद और अनुपालन लागत कम होगी। The Income Tax Act. आयकर अधिनियम 2025 स्पष्ट रूप से 1961 के अधिनियम का स्थान लेगा। ये सरल, निष्पक्ष और स्पष्ट है। इसमें जनता के लिए कई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, जो निश्चित रूप से भारत को एक कर अनुकूल देश के रूप में स्थापित करने में सहायक होगी। इसके साथ कई और भी उपाय हैं, लेकिन उन पर चर्चा बाद में होगी। Many more things to go along with it, but that's for a bit later. पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत ने समन्वित और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। विभिन्न मंत्रालयों के संयुक्त उपायों से सरकार देश में निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है और साथ ही जमाखोरी, कालाबाजारी और अफरा तफरी में खरीदारी को रोकने के लिए भी आवश्यक कदम उठा रही है। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा कि सभी रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि एलपीजी का घरेलू उत्पादन लगभग 40% बढ़ गया है। मंत्रालय ने कहा कि ईंधन की कमी की कोई सूचना नहीं है, इसलिए नागरिक घबराहट में खरीदारी न करें। मंत्रालय ने बताया कि जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए देश भर में हजारों छापे मारे गए हैं और इस संबंध में सख्त कार्रवाई जारी है। प्राकृतिक गैस क्षेत्र में घरों और परिवहन के लिए प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति की जा रही है, जबकि औद्योगिक खपत को नियंत्रित किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि गैस वितरण कंपनियां एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा दे रही हैं। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और बंदरगाहों पर सुचारू रूप से काम जारी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सैकड़ों नागरिकों को निकाला गया है, जबकि नागरिकों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष उड़ानें संचालित की जा रही हैं। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। सरकार ने आयात बढ़ाकर देश भर में उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने सूचित किया है कि चालू वित्त वर्ष में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यूरिया का आयात 48 लाख टन से बढ़कर 89 लाख टन हो गया, जबकि डाई अमोनियम फॉस्फेट का आयात 43 लाख टन से बढ़कर 60 लाख टन हो गया।
अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है। प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर ताजा सैन्य हमले और जवाबी कार्रवाई से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है, जिससे ईद उल फित्र और नवरोज के जश्न पर भी असर पड़ा है। अमेरिकी अधिकारियों ने घोषणा की है कि अमेरिकी प्रशासन समुद्र में फंसे ईरानी तेल पर लगाए गए प्रतिबंधों में 1 महीने की छूट देगा ताकि बढ़ती तेल कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। एक रिपोर्ट। यह छूट कल तक जहाजों पर लदे ईरानी तेल पर लागू होगी और अगले महीने की 19 तारीख तक प्रभावी रहेगी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान के साथ युद्ध विराम की संभावना से इंकार किया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका 3 और युद्धपोत तथा करीब 2500 मरीन सैनिकों को क्षेत्र में तैनात कर रहा है। यह संभावित जमीनी कार्रवाई का संकेत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा है कि अन्य देशों को हॉर्मुज जल डमरू मध्य की रक्षा करनी चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान का साथ न देने पर नाटो सहयोगियों की आलोचना भी की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कानूनी मदद और सलाह दिलाते, टेलीलॉ हमें सही राह दिखाते। अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं। तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने असम, केरलम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तथा पुदुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव और 6 राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों को विनियमित करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और व्यक्तियों तथा संगठनों को भी अपने विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले उन्हें मीडिया प्रमाणीकरण और निगरानी समिति से अनुमोदित करवाना आवश्यक होगा। ये नियम टेलीविजन, रेडियो, सार्वजनिक प्रदर्शन स्क्रीन, ई-पेपर, SMS, वॉइस मैसेज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों पर लागू होगा। राजनीतिक दलों को विधानसभा चुनाव समाप्त होने के 75 दिन के भीतर सोशल मीडिया सहित इंटरनेट के माध्यम से प्रचार पर किए गए खर्च का विवरण भी निर्वाचन आयोग को देना होगा। आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों में नाम शामिल करने या हटाने से संबंधित अपीलों की सुनवाई के लिए 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों का गठन किया है। ये कदम राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के तहत उठाया गया है। ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के आधार पर लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय आज से मुंबई में भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य भारत को डीप टेक नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सम्मेलन के एक विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में देश भर से चुने गए लगभग 137 डीप टेक स्टार्टअप भाग लेंगे। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने अवसंरचना परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए कल नई दिल्ली में नेटवर्क योजना समूह की 110वीं बैठक आयोजित की। इसमें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गोवर्धन स्थित दान घाटी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगी। दिल्ली लौटने से पहले वे पारंपरिक गोवर्धन परिक्रमा भी करेंगी। राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। एक रिपोर्ट। गोवर्धन पहाड़ी एक अत्यंत पवित्र धार्मिक स्थल है जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ है। गोवर्धन की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की होती है और इस परिक्रमा मार्ग में दान घाटी मंदिर, राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर और जतिपुरा जैसे प्रमुख स्थान आते हैं। वहीं राष्ट्रपति ने कल रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में नए ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का उद्घाटन भी किया, जिसका उद्देश्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैंसर के इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे आज नागपुर के महर्षि व्यास सभागार में भारतीय युवा संसद के 29वें राष्ट्रीय सत्र के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वे मुंबई में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। देश भर में आज ईद उल फित्र का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रमजान के पवित्र महीने के बाद आने वाला ये त्योहार भाईचारे और सौहार्द का संदेश देता है। समूचे देश में आज सुबह से ही ईद की रौनक दिखाई दे रही है। मस्जिदों और ईदगाहों में बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर अमन, शांति और खुशहाली की दुआ कर रहे हैं। इधर दिल्ली में जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में मुख्य नमाज अदा की जा रही है। ईद उल फित्र रमजान के पवित्र महीने के समापन का प्रतीक है। इसमें मुसलमान रोजा रखकर आत्म संयम और इबादत करते हैं। एक दिन पहले चांद दिखने के बाद ईद की शुरुआत होती है। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद के अवसर पर घरों में सेवइयों समेत कई पारंपरिक व्यंजन बनाए जा रहे हैं और लोग अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ खुशियां साझा कर रहे हैं। इस मौके पर ज़कात उल फित्र देने की परंपरा भी निभाई जा रही है। ये हर सक्षम मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला एक अनिवार्य धार्मिक दान है। ये त्योहार समानता, दया और सहयोग का संदेश देता है। आइए ईद पर हम सब मिलकर समाज में भाईचारे और एकता को मजबूत करें। उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद के अवसर पर राज्य सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। लखनऊ, आगरा, कानपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और प्रयागराज जैसे कई जिलों में विशेष नमाज अदा की जाएगी। संभल, मुरादाबाद, सहारनपुर, आजमगढ़, मऊ और बरेली जैसे शहरों में पुलिस खास सतर्कता बरत रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को बधाई दी है और कहा कि ईद के मौके पर सभी को सद्भाव और शांति को और मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल फित्र की शुभकामनाएं दी हैं। ऑलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज फ्रांस में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की तन्वी शर्मा का सामना जापान की नोजोमी ओकुहारा से होगा। तन्वी ने कल क्वार्टर फाइनल में जापान की नात्सुकी निदेरा को हराया था। दूसरे सेमीफाइनल में भारत की शारानी बरुआ का सामना आज रात थाईलैंड की पिचामोन ओप्टनीपुत से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। नेहा, तुम्हारी नई कार और ये रुतबा, काश मैंने भी कॉमर्स किया होता। अरे राहुल, किसने कहा सीएस के लिए सिर्फ कॉमर्स चाहिए? मैंने खुद साइंस से किया है। सच? आर्ट्स वाले भी? बिल्कुल, किसी भी स्ट्रीम से सीएस किया जा सकता है। इंतजार क्यों? अपने करियर की शुरुआत आज ही करें। कंपनी सेक्रेटरी बनकर अपने सपनों को साकार करें। एडमिशन के लिए लॉगिन करें www.icsi.edu पर। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा। धन्यवाद कनक। प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपए से ज्यादा की वृद्धि अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। वीर अर्जुन की हेडलाइन है, ईरान युद्ध के बीच महंगे हुए पेट्रो पदार्थ, प्रीमियम पेट्रोल में 2 और औद्योगिक डीजल में 22 रुपए की बढ़ोतरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार का दावा आम आदमी पर असर नहीं। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है कि कीमतों में वृद्धि पावर या प्रीमियम श्रेणी के पेट्रोल में की गई है। इस श्रेणी के पेट्रोल की खपत केवल 5% के करीब है। ज्यादातर लोग सामान्य पेट्रोल का ही इस्तेमाल करते हैं और इसकी कीमत को नहीं बढ़ाया गया है। पत्र का मानना है कि सरकार कीमतों को काबू में रखने के लिए प्रयासरत है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। रुपए के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। नवभारत टाइम्स ने हमलों के बीच अरब देशों में ईद की रौनक शीर्षक से गले मिलते बच्चों का चित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने तलाक संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी दी है, घर के कामकाज में पति समान रूप से मदद करे क्योंकि उसने किसी घरेलू सहायिका से नहीं बल्कि जीवन संगिनी से शादी की है। अमर उजाला सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखता है, सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल करना भी डिजिटल अरेस्ट के समान। दैनिक ट्रिब्यून ने अल फलाह यूनिवर्सिटी पर हरियाणा सरकार का नियंत्रण होने को पहले पन्ने पर जगह दी है। राजस्थान पत्रिका ने मुंबई बीच पर एक युवक का वीडियो वायरल होने का समाचार दिया है। दुखड़ा सुनने के 500 और साथ बैठकर रोने के 1000 रुपए। उसका दावा है कि वह लोगों को डिप्रेशन से निकालने के लिए ये सब करता है। पत्र ने एक यूजर की टिप्पणी को दिया है, ये अगला बड़ा स्टार्टअप आइडिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
सरकार ने आयकर नियम 2026 अधिसूचित किए। इनका उद्देश्य कर अनुपालन बढ़ाना और कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। नए नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनावों और उपचुनावों से पहले इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणीकरण को अनिवार्य किया। अमेरिका ने ईंधन की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए समुद्र में फंसे ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी। रमजान के पवित्र महीने के समापन का प्रतीक ईद उल फित्र आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। फ्रांस में ऑलियंस मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नोजोमी ओकुहारा से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।